यह है हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, और हिंदुस्तान कॉपर का शेयर लगभग 11% आज बढ़ा हुआ है। और सेम टू सेम अगर आप नेल्को का शेयर देखेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का, तो ये भी लगभग 9% बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों का बढ़ने का रीज़न क्या है? ये दोनों पहले तो जान लीजिए कि ये दोनों पीएसयू है। और आज नीति आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि नीति आयोग में ये डिस्कस हुआ था। अभी हिंदुस्तान कॉपर में उछाल आ सकती है या एक गिरावट आ सकती है। और सेम टू सेम आप नेल्को में भी कह सकते हैं कि इसमें उछाल आएगी या गिरावट आएगी, वो सारी डिटेल हम जानेंगे। और इस वीडियो में मेन हमारा मकसद क्या है कि एजुकेट करना, कि आपको बताना कि असलियत में बैकग्राउंड क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि नाल्को क्या करती है, ये क्या करती है, वो क्या करती है, कितने प्लांट है, कहाँ लोकेटेड है। मैं मेन मेन मुद्दों को खाली कवर कर दूंगा। मेन मेन मुद्दे अगर आप लोगों को समझ में आ गए ना, तो पूरा सार समझ में आ जाएगा। तो नेल्को बेसिकली एल्यूमिनियम के क्षेत्र में काम करती है, जैसा कि इस कंपनी के नाम में छुपा हुआ है। ये एक नवरत्ना है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आती है। इसके पास बहुत ही बड़ी माइन है, बॉक्साइट की बहुत बड़ी माइन है। बॉक्साइट से क्या होता है? बॉक्साइट से बेसिकली एल्यूमिनियम निकलता है और कुछ नहीं है। और इसकी जो रिफाइनरी, रिफाइनरी मतलब रिफाइन कर देना। भाई आपने कच्चा माल लिया और रिफाइन कर दिया उसे, रिफाइन मतलब फाइन कर दिया उसको। तो इसका प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में लोकेटेड है इसका प्लांट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसके पास कैप्टिव पावर प्लांट है। कैप्टिव पावर प्लांट क्या है? कैप्टिव पावर प्लांट मतलब क्या होता है? इसकी जरूरत क्या है? कैप्टिव पावर प्लांट मतलब ये होता है कि कंपनी अगर ऑपरेट कर रही है, उसकी फैक्ट्री चल रही है, तो वो अंदर में ही अपना प्लांट लगा लेती है ताकि पावर खुद ही प्रोड्यूस करे और खुद ही यूज करे। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब बाहर से इसको कुछ नहीं चाहिए भाई, अंदर में ही जो चाहिए वो मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना, वो यही है कि ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मतलब जिस पैसे से ये प्रोड्यूस करती है ना अपना एल्यूमिनियम, वो लोएस्ट प्राइस पे प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया मेन मुद्दा। अब सेम चीज हम देख लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। अब जान लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। तो हिंदुस्तान कॉपर में भी सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। वो एल्यूमिनियम में काम करती है और ये करती है कॉपर में। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है, इसके पास है माइंस, और ये है एक पीएसयू कंपनी। और ये इसकी माइंस कहाँ कहाँ है, ये 5 जगह पे इसकी माइंस दिखाई हुई है। इनकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है। अब ये क्या करती है? ये भी सेम काम करती है। अपने माइन से प्रोडक्ट निकालती है, उसको रिफाइन करती है और रिफाइन करके बेच देती है। तो बेसिक फंडा यही है और कुछ नहीं है। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 105 रुपए का इसका रेट चल रहा है, 11 रुपए की इसकी पी है, बुक वैल्यू इसकी 58 रुपीज की है। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं दिखा देता हूँ, सेल्स एंड मार्जिन। तो सेल्स एंड मार्जिन में आप सेल्स, ये नीचे वाला जो फिगर है वो 2006 से मौजूद है और 2021 तक का पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स में एक ग्रोथ है। एक डिप आया था वो कोरोना काल के कारण, फिर से इसने ग्रोथ पकड़ी है। और दूसरी चीज है आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ना, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की है, जो यहाँ पे एक टाइम में नेगेटिव गई थी। और किस टाइम में गई थी? तो कोरोना काल के कारण गई थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं पॉजिटिव टेरिटरी में ही काम कर रहा है, 15% के आसपास इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन की हुई है। अब देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग में इसका प्रमोटर कौन है? तो इसका प्रमोटर भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसीलिए तो नवरत्न कंपनी आती है या फिर पीएसयू के अंदर में आती है। अब हुआ क्या भाई, ये देखिए धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को। 56% थी, यहाँ 52% हुई, 5% डिक्रीज कर दी लगभग। और अभी आप ध्यान से देखेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब 0.5% यहाँ पे डिक्रीज की, फिर 0.25% यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। अभी जो नीति आयोग में जो फैसला हो रहा है, या फिर नीति आयोग में सिर्फ डिस्कशन हो रहा है और कुछ नहीं, और डिस्कशन के चलते ये शेयर भाग गया। यहाँ पे अभी इसकी डिस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, मतलब ये सरकारी कंपनी से इसको चाह रहे हैं कि सरकारी कंपनी से हटा के प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। यही होता है विनिवेश। इससे सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को अपना पैसा मिल जाएगा, जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो सरकार को मिल जाएगी, उतने पैसे मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। तो हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस 121 चल रहा है। इसकी प्राइस इशू अर्निंग थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अर्निंग इसकी थोड़ी कम है। और इसकी बुक वैल्यू 11 के पास में चल रही है। इसका डिविडेंड यील्ड भी कम है। और सेल्स एंड मार्जिन के फिगर देखेंगे तो हालांकि कोई खास इंक्रीमेंट नहीं दिखी है, मतलब एक फ्लैट टाइप का कारोबार इसमें हो रहा है। ना ही ज्यादा इंक्रीमेंट है और ना ही ज्यादा डिक्रीमेंट है। और यहाँ पे आप अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लगभग अप डाउन 5% और 10% के बीच में ही ये खेला हो रहा है। जो भी खेल हो रहा है ना, वो 5% और 10% के बीच में ही चल रही है ये। तो ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है। और ये है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना, प्रमोटर ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे 76 से 72% अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अभी जो मेन चीज मैंने आप लोगों को बताई थी वो क्या थी? नेल्को किस में काम करती है? एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, या एल्यूमिनियम जो उसकी कमोडिटी है, अब क्या है, इसके पास तो माइंस ही है ना नेल्को के पास में। तो अगर माइंस के अंदर में एल्यूमिनियम भरा पड़ा है, एल्यूमिनियम का प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी और कंपनी का प्राइस बढ़ना चाहिए। तो ये एल्यूमिनियम का फ्यूचर है जो इंडिया में ट्रेड होता है। इसी तरह से फॉरेन में भी ये एल्यूमिनियम के फीचर्स ट्रेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जून से आपको दिखा रहा हूँ, जून 2020 से आप देख सकते हैं एक तरफा इंक्रीमेंट आई है। 120 130 का भाव चल रहा था और वो पहुंच गया 230 के पास में। तो लगभग 1.7 टाइम्स तो बढ़ गई है ना इसकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स बढ़ चुका है। जब एल्यूमिनियम का वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ चुका है, जो इसके पास माइंस थी उसका वैल्यूएशन क्या होगा? वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस कंपनी का जो दाम बढ़ रहा है ना, वो उसी कारण से बढ़ रहा है मेन। तो बेसिक रीजन यही है। और ये आप अगर जूम इन करके देखेंगे ना, तो ये हर वक्त अपने हाइज के पास में ही काम कर रहा है। ये नीचे आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है।
अब मैं मंथली चार्ट एक बार दिखा देता हूं तो और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ये देखिए 2011 से ये चार्ट मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 के आसपास काम कर रहा था, एक तरफा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब सेम हम इसका कॉपर का फ्यूचर देख रहे हैं, ये कॉपर का फ्यूचर है और कॉपर का फ्यूचर मैंने मंथली वाले में दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी दिनों तक, मतलब काफी सालों तक ये एक ही दायरे में सीमित रहा, उसके बाद में इसने काफी अच्छी मूव दी है। तो ये 300-400 के आसपास चल रहा था और वहां से ये लगभग 700 के आसपास हो गया है। तो डबल तो ये ऐसे ही हो गया कॉपर। तो जहां कॉपर डबल हुआ तो क्या उसकी कंपनी जो उसको होल्ड करती है उसको डबल होना चाहिए या नहीं? तो वही हुआ है नाल्को और हिंद कॉपर में। तो हिंदुस्तान कॉपर को मैंने लगभग यहाँ पे रिकमेंड किया था, जहाँ पे जो कॉपर की जो चाल शुरू होती है ना वो मैंने देख ली थी, उसके हिसाब से मैंने रिकमेंड किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी एक इंक्रीमेंट आई थी, ये 60 रुपए से लगभग 190 रुपए 200 रुपए के आसपास के लेवल को छू के आया है। उसके बाद में ये एक क्या होता है, जनरली कोई भी चीज एक तरफा नहीं बढ़ती है, और बढ़ती है तो उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन होता है उसमें, और वही कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद में फिर से ये अप मूव के लिए रेडी हुआ है। अभी ये अप मूव यहाँ से शुरू होगी या कुछ टाइम और लगेगा इसको, वो देखना बाकी है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका स्टॉप लॉस 100 रुपीज का रहेगा। 120 का भाव चल रहा है, लगभग 20% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका अगर विनिवेश हो जाता है, इसका डिस इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है, जैसा नीति आयोग में बात चल रही है, तो बात चल रही है, सरकारी काम है भैया, 4-5 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं। अभी बीपीसीएल का अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, बीपीसीएल का अभी चल ही रहा है। कभी बोलता है ये कंपनी खरीदेगी, कभी बोलता है ये कंपनी खरीदेगी, कभी सरकार अपनी मीटिंग कर रही है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो जब उसका ही डिसीजन नहीं आया तो इसका क्या डिसीजन आएगा? तो 3-4 साल तो भैया भूल जाइएगा आप लोग। बस थोड़ा थोड़ा माल सरकार अपना बेचते रहेगी, ओएफएस के जरिए या फिर जिस भी जरिए जो भी साधन दिखाई देगा स्टॉक मार्केट में वैसे करती रहेगी। तो ये स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 200 टू 300 के लेवल्स को छूने का। मेन इसका ऑपरेशंस के कारण नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इसका ऑपरेशंस बहुत अच्छा है, वैसा कुछ नहीं है। इस कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि इसका जो बेस मटेरियल है उसकी वैल्यूएशन बढ़ी है, बस इतना ही है। और ये है नैल्को का चार्ट, और नैल्को का मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं सेम टू सेम जिस तरह से एल्यूमिनियम की वैल्यू बढ़ी है ना, वैसे सेम टू सेम नैल्को की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और कुछ नहीं है। तो ये क्या कंटिन्यू करेगा? तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मूव कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन आप खींच लेना, बस इसका सपोर्ट लगा के आप अपना एसएल ट्रेल करते जाना, और कुछ नहीं करना है। और ये एक चैनल के ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है, तो ये चैनल को ब्रेकआउट अगर कर देता है तो, और इसमें मूवमेंट कंटिन्यू होती है ना, तो ये बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ सकता है। अगर मुझे नैल्को और हिंद कॉपर में चॉइस दी जाए कि कौन सा अच्छा शेयर है, तो मैं डेफिनेटली नैल्को के साथ जाऊंगा, हिंद कॉपर के साथ नहीं जाऊंगा। और एल्यूमिनियम की वैल्यू यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, और अनलॉकिंग होगी इसकी और ऊपर जाएगा।